की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ चलते हैं। इंडियाज रामसर साइट्स राइज टू 54 एज 5 वेटलैंड्स गेट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टैग। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरनमेंट में कवर होगी, अभी क्या है 5 वेटलैंड्स को और जोड़ा गया है रामसर साइट्स में। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है वो साइट। एक तो है करिकली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं आप देख सकते हो। कॉर्मोरेंट्स, इग्रेट्स, ग्रे हेरॉन, ओपन बिल स्टॉक, डार्टर, स्पूनबिल, व्हाइट एपिस, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। एक है पल्लिकरानई मर्च फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। ये एक इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड्स ऑफ चेन्नई सिटी। एक है पिंचवारम मैंग्रोव जो कि तमिलनाडु में, अगेन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया में, जहाँ पे लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट हैबिटेट्स है। देखो मैंग्रोव कौन सा इकोसिस्टम होता है, स्पेशली जहाँ पे क्या होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों का एकदम से स्विच आ जाता है उसके बीच का, जैसे जो इकोटोन रीजन होता है ना वो होता है। ठीक है, जो स्वैम्पी मतलब कि थोड़ा सा कीचड़ टाइप या फिर मतलब कि थोड़ा सा पानी जहाँ पे रहता है वो वाला हो गया। ये मेनली वेलर और कोलिदम रिवर्स के एस्चुरीज के बीच में है। ये यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो परमानेंटली रूटेड रहते हैं अंडर अ फ्यू फीट्स ऑफ वाटर। एक है पाला वेटलैंड जो कि मिजोरम में, ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है मिजोरम में। एक डीप लेक है जो कि 16 मीटर्स डीप है, जहाँ पे काफ़ी रिच डाइवर्सिटी एनिमल्स की, यहाँ पे एक्सीलेंट हैबिटेट है सांबर डियर का, वाइल्ड बोर्स का, बार्किंग डियर का। इसके अलावा यहाँ पे एंडेंजर्ड हुलो गिपोन भी रहते हैं और फेयर स्लीप मंकी भी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेनली लोकल मारा पीपर है वही यहाँ पे रहते हैं। एक है साख्या सागर वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में है। ये क्रिएट किया गया था फ्रॉम द मान्य रिवर 1918 में। इसके अलावा कहाँ से लोकेटेड है, नियर माधव नेशनल पार्क इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो गाइस ये जितने भी हमने पढ़े हैं 5 के 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले के एक तो साउथ के हैं और कुछ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, वेटलैंड वो लैंड एरिया होता है जो कि फ्लडेड है विद वाटर, या तो सीजनली या परमानेंटली, जैसे कुछ लेक्स हो गए, एक्वाफर्स हो गए, मार्शेज हो गए, मैंग्रोव, पीटलैंड्स, एस्चुरीज या कोरल। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम रामसर साइट कब डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले वो वेटलैंड कम से कम 9 में से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर डिफाइन है। जैसे या तो वो वहाँ पे जो चीज़ है वो वल्नरेबल होने वाली है, आपके पास स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड हो रही है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या फिर वहाँ पे जो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, या फिर वो रेगुलेटरी नियर अबाउट रेगुलरली वो 20,000 है उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अभी रामसर कन्वेंशन हमने 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट किया था। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो ये बताती है किस तरह से आप अपने वेटलैंड या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है चैलेंजेस ऑफ फाइब्राइजेशन अहेड ऑफ द इंडिया 5G डिप्लॉयमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी, अभी क्योंकि हमने 5G टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो उससे पहले हमें सबसे पहले 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी करना पड़ेगा। तो उसके बैकड्रॉप में क्या हुआ, जो फॉर टेलीकॉम एयरवेज मतलब कि अभी क्या है जो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो 5G स्पेक्ट्रा को ऑक्शन कर रही है, उसको नीलाम कर रही है, किनको दे रही है, टेलीकॉम कंपनीज को। और वो ये कौन ऑक्शन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो कुछ क्या आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज आ रहा है इन टर्म ऑफ फाइब्राइजेशन। फाइब्राइजेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम रेडियो टावर्स को कनेक्ट करते हैं विद ईच अदर विया ऑप्टिक फाइबर केबल्स। ठीक है, ये एक इस 5G नेटवर्क का पार्ट है जो क्या करता है, जो इस नेटवर्क का कोर है, जो हमें चीज़ चाहिए उसको कनेक्ट करता है, सो दैट जो डाटा है वो क्या कर सके, जो क्योंकि 5G सर्विसेज में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ होगा तो उसको इजीली आप ट्रांसफ़र कर सको, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडिया में अभी तक सिर्फ 33% टावर्स हैं जो फाइब्राइज्ड है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए में जो कि 80 to 90% है, जापान और चाइना में भी। अगर 5G में हम ट्रांजिशन करें तो इंडिया को नियर अबाउट 16 टाइम्स और ज़्यादा फाइबर्स चाहिए। ठीक है, चैलेंजेस क्या है फाइब्राइजेशन में, सबसे पहले क्या है, मतलब लैक ऑफ फंड है कि इंडिया को नियर अबाउट 2.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर उनको 70% टावर को फाइब्राइज करना है। इसके अलावा टाइम की कमी है, बिकॉज हर एक विलेज को कनेक्ट करना ऑप्टिकल फाइबर केबल में 1000 डेज केबल्स मस्ट बी लेट एट अ स्पीड ऑफ 1251 किलोमीटर अ डे। मतलब अगर आपको 1000 दिन में ये काम पूरा करना है, फाइब्राइजेशन करना है, तो इसका मतलब एक दिन में आपको नियर अबाउट 1251 किलोमीटर को फाइब्राइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अभी हमें 3.6 टाइम्स अपना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है, ऑलरेडी जो इंडियन टेलीग्राम राइट ऑफ वे रूल्स हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से है मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट कोर इनिशिएटिव्स किए हैं फॉर फाइब्राइजेशन है। 1 तो अक्टूबर 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने रिवाइज किया था राइट ऑफ वे रूल्स, सो दैट हम इजीली क्या कर सकें, मतलब एयर के थ्रू जो ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं उसको ईजिली इंस्टॉल कर सके। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक गति शक्ति संचार ऑनलाइन पोर्टल, जिसके अंदर हमने इन अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई किया है, सो दैट आप इजीली 5G के लिए केबल्स को डिप्लॉय कर सको। फाइन,
नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंप्लीट्स 2 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो गाइस ये जो न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी के सीसीपी को कंस्टिट्यूट क्यों किया गया था? सो दैट ऑफकोर्स कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रमोट, प्रोटेक्ट और एनफोर्स करने के लिए अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था उसने तो 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। सो इसमें कंज्यूमर के जो कंसर्न्स हैं उसको और ज़्यादा वाइड कर दिया था उसके स्कोप को। अगर हम सीसीपी को देखते हैं क्या है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है सो दैट जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर है उनको बंद करके, या फिर जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर उस तरह की जो चीज़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या है? सबसे पहले क्या करता है, कहीं पे अगर कंज्यूमर राइट्स वायलेट हो रहा है तो उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन रखता है। कोई भी अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनको वापस बुलाने की रिकॉल ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा जहाँ पे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है, मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट चल रही है, उनको डिसकंटिन्यू कर सकता है। पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है किसी भी मैन्युफैक्चर, एडवर्टाइजर पे या फिर पब्लिशर पे जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास एक्शन भी इनिशिएट करता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इवन दोज कंज्यूमर हु आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर सीसीपीए ने कोई ऑर्डर दे दिया और अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके अगेंस्ट जो अपील होगी वो आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, ठीक है। इस रिलेटेड डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला था कि आप प्रोसेस स्टार्ट करो जिसके अंदर जो भी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन की वैकेंसी उनको फिल करना है 6 months बिफोर वैकेंसी राइजेज एज और मैंडेटरी किया गया था बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है। अब ये जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कंपनीज हैं वो स्टेट लेवल की अपीलेट बॉडी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फाइन। अब अचीवमेंट्स क्या है सीसीपीए की? सबसे पहले क्या कर सकता है, ई कॉमर्स एंटिटीज़ को एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकता है ऑन सेल ऑफ आयुष ड्रग्स। गाइडलाइंस इशू की है कि किस ऑन प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। काम कर रहा है कि किस तरह से जो फॉल्स रिव्यूज़ होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, आप देखना कोई प्रोडक्ट ले तो उसमें कुछ रिव्यूज़ फॉल्स भी होते हैं तो उनके फ्रेमवर्क को डेवलप करता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन इशूड द फर्स्ट ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन ऑन द मूव इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी सोशल इश्यूज़ एज वेल एज हमारा जो इन्वायरमेंट इसमें कवर होगी। तो ये गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और साथ में यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आप देख सकते हो, ये इसका जो इशू किया गया वो है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चिल्ड्रन ऑन द मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसको हम किस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं पहले से। इसके अंदर 9 प्रिंसिपल्स हैं जो लोग बच्चे जो वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है, ड्यू टू द क्लाइमेट। ये गाइडलाइंस इंटरनल एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर जो माइग्रेशन होती है उन दोनों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे क्या होता है वो आप अपनी कंट्री के अंदर भी मूव कर सकते हैं, इवन कि दूसरी कंट्री में भी मूव कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये करता है नेशनल और लोकल गवर्नमेंट्स को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को प्रोवाइड करते हैं कौन सी पॉलिसीज आपको बनानी है सो दैट आप बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और चिल्ड्रन किस तरह से एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। 1 बिलियन चिल्ड्रन 33 कंट्रीज़ में, उन 33 कंट्रीज़ में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिस्क पे हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। इसके अलावा 10 मिलियन चिल्ड्रन ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं ड्यू टू द वेदर रिलेटेड इवेंट्स इन 2020 ओनली 2020 में। इसके अलावा ये जो चिल्ड्रन है उनके पास कुछ और रिस्क भी हैं, जैसे इनकी बच्चों के अब्यूज़ भी कर सकते हैं, बच्चों की ट्रैफिकिंग भी होती है, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, या फिर और तरह से भी इन बच्चों को मिसट्रीट किया जाता है। 36% डेथ्स भी हो चुके हैं बच्चों में जिनकी एज 0 से 14 साल के बीच में ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अलावा टोटल जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है 14% है वो बच्चों की थी 2019 में, ठीक है। अब आप जरा देख सकते हो तो 9 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से। तो पार्टिसिपेशन है, नेशनैलिटी, access to services, protection, non discrimination, फैमिली यूनिटी, अकाउंटेबिलिटी, राइट्स बेस्ड अप्रोच, और ठीक है ये आप देख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं हम अपनी। सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट टू कर्ब द इलेक्शन फ्रीबीज। देखो गाइस अभी हम बताएं इलेक्शन फ्रीबीज की बात हमने पहले भी करी थी। लाइक अगर कहीं पे भी इलेक्शन होते हैं जो नेता होते हैं वो पहले ही बोलते हैं कि हम आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री में पैसे देंगे, फलाना फलाना करेंगे, ठीक है। तो उसके दम पे वोट लेते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि अब इलेक्शन फ्रीबीज को कर्ब करना है हमने। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि हमने फाइनेंस फाउंड आउट करना है फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन कि वेदर क्या वे है कि किस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कर्ब कर सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं या फिर इरेशनल फ्री में चीज़ें बांटती हैं ड्यूरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो फाइनेंस कमीशन है वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली रिकमेंडेटरी बॉडी है, तो आपको पता ही है। इसलिए जो कमीशन है वो कोई भी मतलब उनको पता होना चाहिए कि हर एक जो इंडिविजुअल स्टेट है वो कितने डेप्ट में है और एग्जामिन कर सकती हैं कि ये जो डेप्ट आया वो किस वजह से आया, फ्रीबीज की वजह से आया, ठीक है।
इलेक्शन फ्रीबीज क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो फ्री में कुछ भी चीज़ें ऑफर करती हैं एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोमिसेस। प्रेजेंटली जो फ्रीबीज हैं उनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऐसा कोई हमारे इंडिया में कोई रेगुलेशन या लॉ नहीं है। अब इसका फ्रीबीज का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले क्या होता है, इट लेड टू द ग्रेटर रिस्क इंक्लूडिंग द सब नेशनल बैंकरप्टेसी। इसके अलावा आपको स्टेट फंड ही चाहते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि वो पावर में आती हैं। स्टेप्स क्या लिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सो दैट इन फ्रीबीज को चेक किया जाए? 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, जिसकी वजह से फ्रीबीज को चेक करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इन्होंने बोला था, एक सेकेंड यार, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है बाहर, आई एम सॉरी, वेट, यस। इसके अलावा बोला गया था टू इंश्योर इलेक्टोरल प्रोसेस इंटीग्रिटी, 2016 की गाइडलाइंस में बोला था कि हमें फ्रीबीज को चेक करना होगा और इसको इंक्लूड करना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 8 में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पुट्स फोर्थ ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। ठीक है, अब कहीं ये जो ड्राफ्ट बिल है वो रिप्लेस कर देगा जो 80 साल पुराना कॉफ़ी एक्ट है 1942 का। अब हम इसको क्यों रिप्लेस करें? ताकि हम अपने कॉफ़ी बोर्ड की फंक्शनिंग को मॉडर्नाइज कर सकें, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकें और डोमेस्टिक मार्केट को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। 1942 एक्ट के अंदर जो कॉफ़ी बोर्ड था उसके पास पावर थी कि वो मार्केटिंग, कॉफ़ी की मार्केटिंग को लोकल और ग्लोबल मार्केट्स में रेगुलेट करता था। इस बिल के प्रोविजंस क्या? सबसे पहले कॉफ़ी बोर्ड के को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अंदर कुछ न्यू फंक्शन इंक्लूड किया जाएंगे, जैसे सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन, रिसर्च, एक्सटेंशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और कॉफ़ी को प्रमोशन भी किया जाएगा और कॉफ़ी जो जहाँ पे ग्रो करते हैं जो लोग, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कॉफ़ी इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। हम जो भी लोग कॉफ़ी की प्लांटेशन में इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग यूनिट में, कॉफ़ी कम्युनिटीज़ में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे, जो भी इनको वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस उसको सिंपल करके, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ क्यूरिंग यूनिट्स। ठीक है, जरा इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन का हम स्टेटस देख लेते हैं। कॉफ़ी प्लांट को क्या रिक्वायर होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 15 to 28 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल इनको 150 to 250 सेंटीमीटर चाहिए। कॉफ़ी स्पेशली वैसे साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में होती है, और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, फिर केरला में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। इंडिया का रैंक 6th है अमंग द वर्ल्ड्स 80 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अपनी छोटी छोटी न्यूज़ है। सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। रिसेंटली के जो 19 राज्यसभा मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है फॉर एक वीक के लिए, क्योंकि उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किया है। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनके पास पावर होती है अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस कि वो किसी भी मेंबर अगर उनका कंडक्ट सही नहीं है तो उनको विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि अभी उनका कोई भी प्लान नहीं है कि जो भी कास्ट डाटा कलेक्ट किया गया था उसको रिलीज़ करने का। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है कि इसके अंदर हम रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स के लोगों का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं। ठीक है, को स्टार्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं और मैथडोलॉजीज देखते हैं जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में है। रूरल एरियाज़ में जो मैथडोलॉजी थी वो NC सक्सेना कमेटी ने दी थी, और अर्बन एरियाज़ में SR हशीम कमेटी ने। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इंडिया ने नियर अबाउट $2.5 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है सो दैट जो पैलेस्टाइन के रिफ्यूजीज़ आए हमारे नियर ईस्ट में उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सके। ये जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी एस्टेब्लिश हुआ था, एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी 1949 में। इसका काम है वो नियर अबाउट 5.6 मिलियन जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़ हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो रजिस्टर्ड है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप या रेफ्यूजी कैंप्स में, लिबनन, सीरिया, जॉर्डन में। फुली फंडेड है, मतलब कि आप अपनी मर्जी से वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें अभी $1.6 बिलियन चाहिए इस एजेंसी को इंटरनेशनल कंपनी से 2022 में, अगर उसको अपनी चीज़ें पूरी करनी है टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस। फाइन, नेक्स्ट है मल्टी एजेंसी ग्रुप फॉर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फॉरेन एसेट केसेस। इसको सेटअप किया गया बाय सेंटर सो दैट हम क्या कर सकें, जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं फॉरेन एसेट केसेस की, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जैसे पनामा पेपर लीक्स हुआ था, पैराडाइज पेपर लीक्स, इस तरह के जो लीक्स होते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फास्ट कर सकें, एक्सपीडिशियस फास्ट कर दें। इसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये हाईएस्ट डिसीजन वर्किंग बॉडी है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो डिसाइड करती है कि किस तरह से जो तीनों सर्विसेज में अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्वायर करनी है या न्यू पॉलिसीज, वो सब ये डिसाइड करती है। एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी चेयरमैन होती है, इस काउंसिल की चेयरमैन होती है। रिसेंटली डीएससी ने अप्रूव करी है कि हम कुछ आर्म्स के प्रोक्योरमेंट करेंगे, कुछ हथियार को खरीदेंगे जिनकी कीमत 28,732 करोड़ है अंडर बाय इंडियन आईडीडीएम, ठीक है। आईडीडीएम देखो ये आत्मनिर्भरता को, डिफेंस में आत्मनिर्भरता को बूस्ट करने के लिए था। आईडीडीएम के अंदर यही है कि कुछ चीज़ें जो इंडिजीनियसली इंडिया के द्वारा डिज़ाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट मेंटल्ड एल्बोरेटोस। अभी क्या एशिया में पहली बार लाइट मेंटल्ड एल्बोरेटोस देखा गया है, जो कि अंटार्कटिका सी से नेटिव करता है और इसको तमिलनाडु के रामेश्वरम कोस्ट पे देखा गया है। ये जो सी बर्ड का हैबिटेट है वो नियरली साउथर्न ओशंस में है ओवर द कोल्ड अंटार्कटिका। इसका जो आइसोलेशन स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इंडिया ने देखा गया है कि एंटीरोवायरल थेरेपी में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, जैसे ये एक तो डोल्टिग्रेविर एंड निरेपिर, इनकी शॉर्टेज देखने को मिली है। जो ये स्पेशली ड्रग्स इनको दिए जाते हैं जो लोग HIV पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रग होता है इसको यूज़ किया जाता है बाय एडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स एंड चिल्ड्रन जिनकी एज 6 साल से कम होती है, ठीक है। और नेवरपेन एक सिरप होती है जो बच्चों को दिए जाते हैं, इन्फेंट जिनको HIV है, ठीक है। ART का एम यही होता है कि यहाँ की जो HIV वायरस है जो रेप्लिकेट करता है उस रेप्लिकेशन को रोकना और वायरल लोड को एक मतलब एक लेवल पे ले आना, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बंदा होता है HIV इन्फेक्शन से जो मतलब कि सफ़र कर रहा होता है तो उसकी इलनेस घटती है, ठीक है। HIV बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, उसकी वजह से एड्स हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ पर्सनैलिटीज है न्यूज़ में। 27 जुलाई डेथ एनिवर्सरी थी डॉक्टर कलाम की, 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के इन जुलाई 2002, ठीक है। स्पेस सेक्टर में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट बनाया था, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ इसरोस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे और इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स को भी डेवलप किया था। इन्होंने पोखरान सेकंड पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था जो इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था। इनका वैल्यू का था, ही वॉज डेडिकेटेड टू नेशन, साइंटिफिक टेम्पर, इंटीग्रिटी, परसीवरेंस, कंपैशन, करेज एंड डिवोशन। लास्ट न्यूज़ है कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में। फिलीपींस रिसेंटली 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इसकी कैपिटल मनीला है। आइलैंड नेशन है जिसमें नियर अबाउट 7640 आइलैंड्स है। साउथ चाइना सी वेस्ट में है और पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में है। बॉर्डर कहाँ से शेयर कर सकता है आप देख लो भाई, ठीक है। जो फिलीपींस है इसमें 3 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक लुजोन, विसाइज एंड मिंडानो, फाइन। तो 27 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले